जय हिंद। जय हिंद। मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कमांडर क्लासेस में स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से अजीबो सवाल क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीजीएल में। यानी कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लड़का नाम नहीं सुन रहा है, हमको हंसी आ रहा है। इस बात की हंसी आ रहा है कि तुम तो पढ़ोगे है नहीं, पढ़ना तो है नहीं, अपने आप को डीलिंग मारोगे। लड़का अपने आप को कभी गलती कहता है? नहीं कहता है। पढ़ोगे नहीं और लड़का अपने आप को क्या करता है? कभी भी गलती कहता नहीं है, अपने आप को डीलिंग मारोगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं करोगे। और सीजीएल में जो अजीबो गरीब एसएससी सीजीएल में जो 2023 का एग्जाम चल रहा है, इसमें अजीब गरीब जो सवाल पूछ रहा है इतिहास का, लड़का लग रहा है नामे नहीं सुना है। नहीं सुनोगे ना, टोटल करा चुके हैं। दिल्ली सल्तनत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक से और उसके बाद बलबन से क्वेश्चन पूछा था कि जो कहीं बुक में नहीं मिलेगा, तुमको कोई मास्टर नहीं पढ़ाया होगा, मेरा वीडियो में देख लेना। टोटल चीजों पढ़ाया वहीं से पूछा गया है क्वेश्चन। तो फिर बोल रहे हैं कि विश्वास करोगे ना, तो विश्वास पे ही मेरे बाबू पूरा दुनिया का है। मैं एक बार विश्वास कर कर देखो, हम तुमको सिलेक्शन का राह दिलवा देंगे। क्लियर? तो नहीं जाएगा ना क्वेश्चन, कभी समझ में आएगा नहीं करेगा। तो चलो, ज्यादा टाइम पास करने की क्या जरूरत है। जो मानते हैं वो वीडियो देखते हैं, उसको पता है कि कंटेंट क्या है। कबू जो मेरे को मानते हैं, जो मेरे सामने बैठते हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं, अगर उनके सामने तुम बैठ जाओगे ना, तुमको हवा अपने आप को लग रहा कि हम पूरे अपने आप में बेस्ट है ना, तो उनके सामने कभी बैठ जाना, बैठा देंगे हम। आना मेरे पास, हवा टाइट कर देंगे, वो हवा टाइट कर देंगे। तुम्हारा हवा जो होता है ना, उड़ जाओगे। हर सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन जीएस में तुमको बता रहे हैं कि ऐसे उड़िया कर मारेंगे ना कि तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम करोगे 15 क्वेश्चन, तो 25 में 24 क्वेश्चन करेंगे, 24 सही। समझ में? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि विश्वास करो, लेकिन जो तुम जानते हो जानते होंगे। तुम जितना भी पढ़ने में तेज हो, तो तुम जो जानते हो जानते होंगे, जो मेरे स्टूडेंट हैं। आए समझ में? जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक करते हैं। तो तुम जो जानते हो वो जानते हैं, लेकिन वो जो जानते होंगे ना, तुम कभी नहीं जानते होगे। ये बात अपने दिमाग में रख लेना और पढ़ो। सीजीएल में इतना अजीबो सवाल क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली सल्तनत से सब क्वेश्चन करा चुके हैं। क्लियर? तो बस खाली पढ़ोगे तब ना। चलो, आज हम लोग देखने वाला है तुगलक वंश। कौन सा वंश है? तुगलक वंश। खिलजी वंश पढ़ा दिए थे हम, कि खिलजी वंश पढ़ा दिए थे। अगर जिसने खिलजी वंश का वीडियो नहीं देखा है, जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। चाहे इससे पहले पढ़ाए थे जिसका नाम था तुगलक वंश, इससे पहले खिलजी वंश। अगर बात किया जाए खिलजी वंश का, तो इससे पहले था खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो खिलजी वंश का जो लास्ट शासक था, खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, उसका नाम था खुसरो खा। क्या नाम था? खुसरो खा। बताए थे खुसरो खा। अंतिम शासक थे जिनका नाम था खुसरो खा। और इस खुसरो खा को 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन फिरोज शाह तुगलक ने मारकर, इनको मारकर एक वंश का नया स्थापना कर दिया, जिस वंश का नाम हो गया तुगलक वंश। क्लियर? जिस वंश का नाम क्या हो गया? तुगलक वंश। तो खिलजी वंश के 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने मारकर खुसरो खा को एक नया वंश का स्थापना कर दिया, और जिस वंश का नाम हो गया तुगलक वंश। क्या हो गया? तुगलक वंश। अगर बात किया जाए तुगलक वंश, तो तुगलक वंश का अगर टाइम पीरियड अगर देखें, तो ये 1320 से लेकर 1414। अगर इसका टाइम पीरियड हम देखें तुगलक वंश का, तो 1320 से लेकर 1314, 1414, 1320 से लेकर 1414। इस तुगलक वंश का जो संस्थापक है, इसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। ये पूछेगा किस वंश का शासक था, तो इस वंश का नाम था मेरे बाबू कराना तुर्क। कौन सा तुर्क? कराना तुर्क वंश का था। ये ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन अभी सीजीएल में पूछा हुआ था। कराना वंश, कराना तुर्क वंश का एक क्या था? शासक था। किस वंश का शासक था? एक कराना तुर्क। किस वंश का शासक था? तो एक कराना। अभी हाल ही में ऐसे सीजीएल में पूछा हुआ था। लड़का बोल रहा है कहां से इतिहास आ रहा है, देख लो यहीं से इतिहास आ रहा है। क्वेश्चन पूछा था कि गयासुद्दीन जो तुगलक है, ये किस वंश का था? तो कराना वंश तुर्क का। किसका? कराना वंश। क्योंकि इनके जो पिता थे, इनके जो पिता थे एक कराना वंश के थे, यानी कि कराना तुर्क थे। क्या थे इनके पिता? थे वो क्या थे मेरे बाबू? इनके पिता थे जिनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, एक क्या थे मेरे बाबू? कराना तुर्क थे। और इनकी माँ और इनकी माता एक मेरे बाबू पंजाब की एक जाट महिला थी।
एक जाट महिला थी। ध्यान रखना कि इनके पिताजी जो शादी किए थे पंजाब में किए थे और पंजाब में एक जाट महिला से किए थे, और इनके गयासुद्दीन तुगलक के जो साधारण जिंदगी रहा, एकदम साधारण रहा, कोई ज्यादा दूर नहीं रहा, यानी कि मेरे बाबू बहुत साधारण एकदम रहा, एकदम बहुत साधारण रहा। ये मेरे बाबू जो जन्म लिए आपको कराना तुर्क वंश में लिए, और अपने मुकालबी पे, अपने मुकदर पे ये मेरे बाबू आए, और आने के बाद अगले जो खुसरो खां को मारकर तुगलक वंश का स्थापना कर दिया। और इनकी माता पंजाब की एक जाट थी और इनके पिता कराना तुर्क थे। क्या थे? कराना तुर्क। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है सीजीएल में 2023 का भी कि जो गयासुद्दीन तुगलक है किस वंश का था? कराना वंश का। किसका? कराना तुर्क था। किस वंश का था? ये कराना तुर्क था। और इनकी माता, बात किया जाए इनकी माता, तो माता पंजाब के थी। पंजाब में एक जाट होते हैं, एक जाट महिला थी और उनसे शादी किए थे। तो ध्यान रखना तुगलक वंश। तो पहला क्वेश्चन पूछा कि तुगलक वंश का टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1414। ये मेरे बाबू सबसे अधिक अगर बात किया जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक राज करने वाला वंश कौन था? यही तुगलक वंश है। कितना बरस? 94 बरस। अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक राज करने वाला वंश कौन था? है तुगलक वंश। क्योंकि कितना बरस? 94 बरस। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ चुका है कि सबसे अधिक दिल्ली में राज करने वाला वंश कौन था दिल्ली सल्तनत में? उसका नाम है मेरे बाबू तुगलक वंश। कम से कम कितना बरस? 94 बरस। कितना बरस? 94 बरस। अगर आगे बात किया जाए कि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय एक 11 AK-47 के समय राज्यपाल थे। क्या थे? राज्यपाल थे। और राज्यपाल कहां के थे? दीपालपुर, दीपालपुर के थे। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे बाबू जो गया सुदीन दो तुगलक है, ये मेरे बाबू AK-47 के समय में राज्यपाल थे। क्या थे? राज्यपाल थे। ये कहां के थे? दीपालपुर। और इनका जो नाम था गाजी मलिक था। अगर क्वेश्चन पूछे गाजी मलिक, ये भी लिख लेना क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछेगा गाजी मलिक, गाजी मलिक से हम किसको समझते हैं? इन्हीं का नाम है जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गाजी मलिक क्या है? गाजी मलिक, तो गाजी मलिक ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहां के थे? दीपालपुर। कि कहां के थे? राज्यपाल दीपालपुर। आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? बताओ, आपको समझ में आ रहा होगा? आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं, इसको साफ करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये लिख लो इसको। चलो लिख लेना कि ये दीपालपुर के थे, गवर्नर थे। अगर बात किया जाए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और कुछ बात, तो गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक ने जब गद्दी पे बैठे तो मेरे बाबू इनके टाइम में मंगोल आक्रमण बहुत हुए। मंगोल आक्रमण इनके भी टाइम में बहुत हुए। मंगोल जो आक्रमण है ये क्या हुए? बहुत हुए। किनके समय में ये हुए थे मेरे बाबू? जिसका नाम था क्या? गयासुद्दीन तुगलक, जाहि से हम गाजी मलिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गाजी मलिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गाजी मलिक। कभी मेरे बाबू दिल्ली के गद्दी पर बैठा, तो दिल्ली के गद्दी पर जैसे ही बैठा तो मेरे बाबू उस समय मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण बहुत हुआ मेरे बाबू इस समय। तो ध्यान रखना, इसी मंगोल आक्रमण को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ये पूरी तरीके से क्या कर दिया? ये हरा दिया। कौन हरा दिया मेरे बाबू? जिसका नाम क्या था मेरे बाबू? मंगोल आक्रमण को पूरी हरा दिया, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। क्या हरा दिया? मंगोल आक्रमण को पूरी तरीके से एकदम हरा दिया। और उसके बाद, हराने के बाद एक नया उपाधि धारण किया जिसका नाम है मलिक उल गाजी। अगर क्वेश्चन पूछे कि हराने के बाद एक नया अपने आप को उपाधि धारण किया, मलिक उल गाजी, ये अपना नाम में कौन जोड़ लिया? जिसका नाम है मेरे बाबू क्या? गयासुद्दीन तुगलक ने अपने नाम में एक आगे जोड़ लिया, जिसका नाम क्या मेरे बाबू बन गया? मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने जब गद्दी पर बैठा तो उस समय मंगोल आक्रमण बहुत हुआ था। उस समय मंगोल आक्रमण बहुत हुआ था और मंगोलों को पूरी तरीके से अकेले हरा दिया, जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को हराने के बाद एक नया उपाधि धारण किया जिसका नाम है मलिक उल गाजी की उपाधि। मलिक उल गाजी का उपाधि धारण किया।
जिसका मेरे बाबू नाम क्या था, गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक। इसे हम मेरे बाबू गाजी मलिक भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, गाजी मलिक। ध्यान रखना, एक कराना वंश का था, कि यहाँ का कराना तुर्क वंश का था। इनकी जो माता थी पंजाब की एक जाट महिला थी। ध्यान रखना। बात किया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय मेरे बाबू दीपालपुर का राज्यपाल था। कहां का था, दीपालपुर का राज्यपाल था, ये बता चुके हैं। तो ध्यान रखना कि गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी पर बैठते हुए मंगोल आक्रमण हुआ, उस मंगोल आक्रमण को दबा दिया, और दबाने के बाद मलिक उल गाजी का उपाधि धारण किया। उसके बाद इन्होंने, जैसे आप लोग को पता है कि मेरे बाबू मंदिर शैली के निर्माण, जिसे को बेसर शैली होता है, आपको पता है, तो वैसा ही इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने रोमन शैली में, किस शैली में, रोमन शैली में, रोमन शैली में, रोमन शैली में पहाड़ियों के बीच एक शहर का स्थापना किया, जिस शहर का नाम था तुगलकाबाद। जिस शहर का दिल्ली के पास है, ये दिल्ली के पास है, इसका स्थापना किया शहर का नाम है, जिसका नाम है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने रोमन शैली में किस शहर का स्थापना किया, तो ध्यान रखना तुगलकाबाद। किसका, तुगलकाबाद। तो गयासुद्दीन तुगलक ने मेरे बाबू दिल्ली में जो स्थापना किया पहाड़ियों के बीच, किस शहर का स्थापना किया, जिस स्थापना का नाम था तुगलकाबाद। क्या किया, तुगलकाबाद। तो क्वेश्चन यहां से ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि तुगलकाबाद का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, और किस शैली में किया था। तो ध्यान रखना, जिस शैली का नाम है रोमन शैली। क्या है, रोमन शैली। इसको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। आगे चला जाए, और आगे चला जाए तो गयासुद्दीन तुगलक ने, ध्यान सुनना, अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो भूमि दान लिया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, बताए थे ना, जो मेरा वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि लिया था दूसरों से, तो उस भूमि को ये पुनः लौटा दिया राजा बनते हुए। तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो भूमि लिया गया था, जो अलाउद्दीन खिलजी भूमि छीने थे दूसरे से, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जैसा ही गद्दी पर बैठे, तो वो मेरे बाबू जो गयासुद्दीन तुगलक है, ये पूरी तरीके से भूमि जिसका था दे दिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब भूमि छीने थे दूसरे से, लिए थे, तो उस भूमि को फिर से लौटा किसने दिया, यही था, जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक। और बात किया जाए गयासुद्दीन, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान किया। कहां किया, बंगाल अभियान। बंगाल अभियान करते समय बंगाल को जीता। बंगाल अभियान ये मेरे बाबू गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में, 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान किया। क्या किया, बंगाल अभियान। और बंगाल अभियान करते समय ये पूरी तरीके से बंगाल को जीत लिया। ये पूरी तरीके से बंगाल को क्या कर लिए, जीत लिया। और बंगाल को जीतने के बाद बंगाल को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिए। बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य में क्या कर लिए, शामिल कर लिए, जिसका मेरे बाबू नाम क्या था, गयासुद्दीन तुगलक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान कब किए थे, 1324 ईस्वी में। कब किए थे, 1324 ईस्वी में। कब किए, 1324। कब बंगाल से दिल्ली आ रहे थे, तो बीच में एक जगह पड़ता है जिसका मेरे बाबू नाम है बिहार, जिसका नाम है बिहार। अगर बात किया जाए कि इसी बंगाल से 1324 1325 ईस्वी में जब मेरे बाबू ये आ रहे थे बंगाल से, तो बंगाल से बीच में आ रहे थे बिहार। अब बिहार में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है मिथिला क्षेत्र। ये आ रहे थे बिहार से ही आएंगे, क्योंकि मैप देखोगे ऐसे, तो कब बंगाल से आओगे तो बीचे से बिहार होकर जाओगे यहाँ पे दिल्ली, आपको पता होगा। तो ये बिहार आए रहते, बिहार में एक जगह है जिसका नाम है मिथिला क्षेत्र। मिथिला क्षेत्र। इस मिथिला क्षेत्र को विजिट कर ये मेरे बाबू अपने आप में मिला लिया। और मिथिला क्षेत्र के जो राजा थे, यहाँ के जो राजा थे, श्री हरि सिंह थे। क्या नाम था, हरि सिंह थे। और इनको हराकर बिहार के भी मिथिला क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिए, जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है, गयासुद्दीन तुगलक। आगे चले, चलो। तो 1324 में
कभी बंगाल से बिहार आ रहे थे मिथिला क्षेत्र में, तो मिथिला क्षेत्र में एक राजा थे जिसका नाम मेरे बाबू क्या था बिहार में, श्री हरि सिंह। हरि सिंह को भी हराकर बिहार के जो मिथिला क्षेत्र है अपने आसपास के एरिया में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब देखो चलते हैं गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि तुगलक वंश हम पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा। फिर बोल रहे हैं बाबू कंटेंट का बातें मत करो, कंटेंट इतना जबरदस्त देंगे ना समझ में नहीं आ जाएगा। अगर बात किया जाए तुगलक वंश हम पढ़ रहे हैं, तुगलक वंश तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक था। इनमें हम बता दिए कि इनमें दो राजा हुए जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा एक गाजी मलिक, गाजी मलिक चाहे गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक था। अगर बात किया जाए इन्होंने सिंचाई के लिए, किसके लिए, सिंचाई के लिए, किसान के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए, किसानों के लिए सिंचाई के लिए कुआं और नहर का निर्माण करवाया। और क्वेश्चन पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों के लिए सिंचाई और कुएं का निर्माण कराया। किसके लिए, कुएं का निर्माण करवाया। दिल्ली सल्तनत में पहला राजा हुए जिन्होंने नहर का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या था मेरे बाबू, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछेगा कुएं और नहर का जो निर्माण कराने वाले दिल्ली सल्तनत में जो पहले राजा हुए उनका नाम था मेरे बाबू, जिसका नाम था क्या, गयासुद्दीन तुगलक चाहे गाजी मलिक। अगर आगे बात किया जाए कि इन्होंने कब 1325 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान के दौरान, समझना क्या हुआ एक बात कि मेरे बाबू एक सूफी संत थे जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। इनसे इसको नहीं पड़ता था साफ, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति थे जिनका मेरे बाबू नाम था निजाम, सूफी संत थे जिसका नाम था मेरे बाबू निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया से और गयासुद्दीन तुगलक से नहीं पड़ता था। और इनका एक गयासुद्दीन तुगलक का एक छोटा एक पुत्र था, एक लड़का था जिसका नाम था जौना खां, जो आगे जाकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता था। तो मेरे बाबू इनका क्या था, लड़का था गाजी मलिक का जिसका नाम था जौना खां। जौना खां से बोल दिए कि हम बंगाल विजय कर कर वापस आ रहे हैं, तब तक तुम, जिसका नाम है मेरे बाबू निजामुद्दीन औलिया, से बोल देना कि जितना जमीन लिए हैं, बोल देना कि हम अलाउद्दीन खिलजी नहीं है कि माफ कर देंगे, जितना जमीन लिए हैं जल्दी से खाली कर दो। क्योंकि जाकर चढ़ा कर बोल दिया जिसका नाम था जौना खां कि महाराज जो हमारे हुजूर हैं जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, ये बोल रहे हैं कि हम अभी दिल्ली नहीं है, दिल्ली आने से पहले ये पूरी तरीके से जितना आप जमीन लिए हैं वो खाली कर देना, खाली कर दीजिएगा, नहीं तो आपको पता है कि क्या होगा। तब उसी में निजामुद्दीन औलिया ने बोल दिया दिल्ली दुरुस्त है हनूज, दिल्ली दुरुस्त हनूज, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। कहा जाता है कि मेरे बाबू उसी का शराप लग गया, उसी का शराप लग गया। और शराप लगने के कारण एक जब ये आ रहा था 1325 में, जिसका नाम था मेरे बाबू गयासुद्दीन तुगलक, तो इनके भव्य स्वागत में दिल्ली के पास एक लकड़ी का महल बनवाया गया इनके पुत्र जौना खां के द्वारा। जौना खां के द्वारा एक लकड़ी का महल बनाया गया। और लकड़ी का महल बनाने के लिए, स्वागत करने के लिए वहीं पर रुके थे रात में, कि रात में रुक कर और उसके बाद अगले दिन हम जाकर निजामुद्दीन औलिया से फरिया लेंगे, जो करना है कर लेंगे। और रात में वहां अगल बगल से हाथी आ गई। अब हाथी आ गई तो पूरी तरीके से उसको क्या की कि झटका मार दिया। लकड़ी का महल है, आपस में हड़कंप मचा, लकड़ी का जो महल है गिर गया। और गिरने के बाद उसी में इस जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक को दब कर मर जाने से मृत्यु हो गया। तो आपको पूरा कहानी समझ में आ गया होगा कि कैसे मृत्यु होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तो ध्यान रखना कि 1325 ईस्वी में जब बंगाल अभियान लौट कर आ रहा था, तो इनके पुत्र था जिनका नाम था जौना खां। क्या नाम था, जौना खां। क्या नाम था, जौना खां। इनका पुत्र का नाम क्या था,
जौना खान, जिसका नाम मेरे बाबू क्या था, तुगलक वंश का जिसका गयासुद्दीन तुगलक है, इनका पुत्र का नाम था जौना खान। इन्हीं के भव्य स्वागत में यानी कि इनके स्वागत में एक जगह है दिल्ली के बाद अफगानपुर, एक दिल्ली के में जगह है जिसका नाम है अफगानपुर। इसी अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनाया गया। और लकड़ी का महल बनाने के पास क्या हुआ कि रात में रुकने के बाद कुछ हाथी आ जाने के कारण, हाथी जो होता है ना, हाथी ने इस लकड़ी के महल को पूरी तरीके से क्या कर दिया, गिरा दिया। और गिराने के बाद फाइनली जिसका नाम था मेरे बाबू गयासुद्दीन तुगलक, इनका मृत्यु हो जाता है दबकर। और मृत्यु होने के बाद 1325 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद फिर गद्दी पर बैठता है इनका पुत्र जिसका नाम था मेरे बाबू जौना खान। और यही जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो इनका मृत्यु कब हो जाता है, 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक का मृत्यु लकड़ी के महल गिरने के दब का हुआ था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। कहां पे, अफगानपुर में। ध्यान से, लकड़ी का महल इस पे गिर गया था, हाथी ने गिरा दिया था, उत्पाद मचा दिया था, पूरी तरीके से मर गया था। वही बात किया जाए कि जो सूफी संत थे उनका नाम क्या था, सूफी संत जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, इनका क्या नाम था मेरे बाबू, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया ने क्या बोले थे, दिल्ली दुरुस्त हुनूज, यानी कि दिल्ली दुरुस्त हुनूज, यानी कि मेरे के बात किया जाए कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। कहा जाता है इतिहास में कि इसी सूफी संत का, निजामुद्दीन औलिया का शराप लग गया था। और शराप लगने के बाद ये पूरी तरीके से अफगानपुर में लकड़ी के महल में दबाकर मर गए थे जिसका नाम मेरे बाबू क्या था, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने पूरी तरीके से मर गया। और तुगलक वंश के जो अगला शासक बनता है जिसका मेरे बाबू नाम था, इनका पुत्र, इनका उत्तराधिकारी जिसका नाम था जौना खां। और जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है 1325 में। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा ओवरव्यू ये क्या कह रहा है, तुगलक वंश क्या था, समझ में आ गया होगा कि गयासुद्दीन तुगलक क्या था, कैसे था। अब चलते हैं जिसका नाम है मेरे बाबू क्या, तुगलक वंश का जो अगला शासक है जिसका नाम था जौना खां। और जौना खां को अगर बात किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलो आगे चलते हैं, साफ कर दिया जाए। अगर बात किया जाए कि तुगलक वंश के जो अगला राजा है उनका नाम था मेरे बाबू जौना खां। इनका जो उत्तराधिकारी बने अगला राजा है गयासुद्दीन तुगलक का, उनका पुत्र बना जिसका वास्तविक नाम था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक। जो अगला उत्तराधिकारी बना, अधिकारी बना था, इनका जो टाइम पीरियड था 1325 से लेकर 1351 तक था। इनका जो टाइम पीरियड था 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक था। और इनका मेरे बाबू अगर बात किया जाए तो इनका जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र थे जिनका नाम था, इनका पुत्र ही उत्तराधिकारी बना जिसका नाम था जौना खां। क्या नाम था, जौना खां। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल वास्तविक नाम था जौना खां था, ये मेरे बाबू इनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। एक बात और बता दे रहे हैं कि अब इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, अब हम लिखेंगे MBT, तो समझ जाना, क्लियर हो गया। तो फिर कमेंट में मत मरना कि सर AK-47 जैसा एक कौन सा ट्रिक है। MBT का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनका जो उत्तराधिकारी बना, इनका पुत्र बना, इनका नाम ध्यान रख लेना जौना खान वास्तविक नाम था। और किस नाम से गद्दी पर बैठा, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा। अगर बात किया जाए इनके, तो मेरे बाबू पूरा दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा था। पूरे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, पूरे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे शिक्षित राजा था, यानी कि पूरा पढ़ा था, एकदम पूरा पढ़ा हुआ था। तो ध्यान रखना मेरे बाबू,
ये जौना खां है, मोहम्मद बिन तुगलक है, ये पूरे दिल्ली सल्तनत में ये सबसे अधिक पढ़े लिखे जाने वाला कहलाता था राजा। बहुत पढ़ा लिखा था, इतना पढ़ा लिखा था कि मत कहो, बहुत पढ़ा लिखा था, जिसका नाम था मेरे बाबू क्या, मोहम्मद बिन तुगलक। और इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने मेरे बाबू इसका जो काम है उलपटांग रहता था, यानी कि कुछ अड़ंग बड़ंग रहता था, यानी कि सोते हुए सपना देखता था कि ये कर देना है, वो कर देना है। तो इसे हम स्वप्नशील राजा बोलते थे, विरोधी तत्वों का राजा बोलते थे, मिशनर बोलते थे, और उसके बाद और बोलते थे इसको रक्त पिपासु बोलते थे। इसका अलग अलग नाम था। तो नाम ध्यान रखना, पेपर में नाम पूछता है कि मेरे बाबू किसको किसको क्या बोलते थे। ध्यान रखना, इसको मेरे बाबू अलग अलग नाम से जाना जाता था, जिसका नाम था जौना खाको, इसका अनक नाम था सनकी बोला जाता था, इसका स्वप्न शील राजा बोला जाता था, स्वप्नशील राजा बोला जाता था। एक मिनट रुक जाओ, स्वप्नशील राजा बोला जाता था। और उसके बाद विरोधी तत्वों का मिश्रण, विरोधी तत्वों का मिश्रण बोला जाता था। उसके बाद रक्त पिपासु बोला जाता था, रक्त यानी कि राजा, यानी कि प्रजा का खून पीने वाला इसका राजा बोलता था। तो इसका इतना नाम ध्यान रखना है कि विरोधी तत्वों का मिश्रण, स्वप्नशील, सन की। उसके बाद अगला अगर बात कहा जाए तो रक्त पिपासु राजा, यानी कि मेरे बाबू ये पूरी तरीके से इसका नाम था, इसका नाम था सनकी था, स्वप्नशील था। स्वप्नशील का मतलब क्या होता है कि सोते सोते सपना देखता था, हमको ये कर देना है, ये कर देना, हेलीकॉप्टर पर बैठ देना है, ये यानी कि सोते सोते सपना देखता था। और विरोधी तत्वों का मिश्रण, ये मेरे बाबू विरोधी को पूरी तरीके से दबा देता था, इसी को बोल देता था विरोधी। रक्त पिपासु, रक्त पिपासु का मतलब होता है कि प्रजाओं को खून पी लेना, प्रजाओं को खून पी लेना, इसे हम बोलते हैं रक्त पिपासु। क्या बोलते हैं? रक्त पिपासु। आगे अगर बात किया जाए, अगर आगे बात किया जाए तो मेरे बाबू ध्यान रखना कि ये एक था। अब देखो, इन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये क्या किए कि एक बार कराचिल का अभियान किए। कहां का किए? कराचिल का अभियान। कराचिल का अभियान का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये समझना है कि क्या होता है। कराचिल के अभियान किया, लेकिन इसका सबसे पहले हम इसके प्रमुख जो है, इसका पहले देखो, कुछ कराचिल का अभियान हुआ, चाहे दोआब क्षेत्र में हुआ, तो सबसे पहले इसका हम योजनाएं देख लेते हैं कि योजनाएं क्या क्या है। जिसका नाम था मेरे बाबू तुगलक वंश का जो अगला राजा हुए, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, इनका हम कुछ योजना देख लेते हैं कि योजना क्या क्या है। हम इसको योजना देख लेते हैं कि इसका योजना क्या क्या है, उसके बाद हम आगे आगे बढ़ेंगे। इसका योजना देख लेते हैं कि योजना क्या क्या है। क्लियर हो गया? देखो, अगर बात किया जाए इसकी योजना है, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे साफ कर देता है, लिख देता है कि इसका एमबीटी का योजना है। योजना क्या क्या था? योजना देखो, अगर बात किया जाए एमबीटी, एमबीटी आपको समझ में आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर बात किया जाए कि इसकी योजना है, इसकी योजनाएं देख लेते हैं। इसकी योजनाएं देख लेते हैं कि योजनाएं कौन कौन सा था। तो पहला नंबर का योजना था, ये क्या किया कि अपनी राजधानी परिवर्तन किया, राजधानी परिवर्तन किया। जिसका मेरे बाबू नाम क्या था? मेरे बाबू जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है दिल्ली से मेरे बाबू देवगिरी ले गया। कहां ले गया? देवगिरी। और देवगिरी जो बाबू पड़ता है, ये मेरे बाबू पड़ता है महाराष्ट्र में। ये ले गया मेरे बाबू दिल्ली परिवर्तन 1326 से लेकर 1327 में किया। ये जो अपनी राजधानी परिवर्तन है, ये मेरे बाबू दिल्ली से देवगिरी किया, और देवगिरी का नया नाम चेंज कर दिया, जिसका नाम हो गया दौलताबाद। क्या हो गया? दौलताबाद। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि इन्होंने देवगिरी यानी कि दिल्ली से अपनी राजधानी 1326 और 1327 में ले जाकर देवगिरी में स्थापित कर दिया, और देवगिरी का
जो मेरे बाबू नाम रख दिया नया, उसका नाम रख दिया जिसका नाम है दौलताबाद। क्या नाम रख दिया? दौलताबाद। क्यों रखा? क्योंकि इसको पता था कि हमारा जो मुख्य केंद्र है, इसको ये मानना था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, जो हमारा राजधानी है मेन सेंटर में नहीं है। अगर बात किया जाए मेन सेंटर का, तो देखो ये मेरे बाबू क्या है? भारत है। और भारत की अगर बात किया जाए तो इसकी जो दिल्ली राजधानी थी यहाँ पे थी। इसका मतलब ये कहना था कि जो हमारी ये राजधानी है मध्य बिंदु यानी कि मध्य सेंटर में नहीं है। तो एक का क्या उठाया, यहाँ से अपनी राजधानी रख दिया यहाँ पे, जिसका मेरे बाबू क्या नाम रख दिया? देवगिरी से दौलताबाद। और इसको फिर बाद में एहसास होने लगा, बाद में इसको एहसास होने लगा, क्योंकि ये बीच वाला सेंटर लाइन है, कि मंगोल जो आक्रमण है, मंगोल जो आक्रमण है ये रोकेगा कैसे? मंगोल आक्रमण ये रोकेगा कैसे? क्योंकि मंगोल आक्रमण रोकने के लिए दिल्ली पास पड़ता था। क्योंकि जितना मंगोल आक्रमण, फिर बाद में इसको एहसास हो गया, इस मोहम्मद बिन तुगलक को बाद में फिर एहसास हो गया कि मेरे बाबू हम अपना राजधानी झूठिया को चेंज किए, क्योंकि जो मंगोल आक्रमण होता था इधर से होता था, जो मंगोल आक्रमण होता था इधर से होता था। कि तो बताओ, मंगोल आक्रमण होता होता अगर इसकी राजधानी अगर यहाँ पे देवगिरी रहता तो इसको दबाने में बहुत टाइम लग जाता, और दिल्ली से तुम क्या कर देते? आसानी से दबा देते। तो फिर बाद में इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में जो अपनी राजधानी है ये मेरे बाबू क्या कर दिया? देवगिरी से एक चेंज कर दिया, जिसका नाम फिर दिल्ली लेकर चल गया। कहां लेकर चल गया? दिल्ली लेकर चल गया। तो ध्यान रखना, अगर बात किया जाए इसकी राजधानी फिर चेंज किया मेरे बाबू मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्या किया कि 1335 ईस्वी में, 1335 ईस्वी में मंगोल आक्रमण रोकने के लिए अपनी जो राजधानी है देवगिरी से फिर कहां लेकर चल गया? देवगिरी से अपने फिर राजधानी कहां लेकर चल गया? दिल्ली लेकर चल गया, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखना, पॉइंट क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, क्योंकि बाद में इसको पता चल गया कि अगर मंगोल आक्रमण होंगे तो हम इसको महाराष्ट्र से दबाने में बहुत देर लग जाएगा, अगर दिल्ली रहेगा तो तुरंत दबा देंगे। तो फिर अपना राजधानी जो है देवगिरी से लेकर चला गया दिल्ली। एक कब हुआ? 1335 में। यानी कि 1335 में मंगोलों को से बचने के लिए फिर अपनी राजधानी जो है दिल्ली से लेकर चल गया देवगिरी से। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि राजधानी जो परिवर्तन पहला नंबर किया तो 1326 1327 में दिल्ली से देवगिरी किया, तो इसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद। याद कैसे रहोगे? सब द पे है, दी से दिल्ली, द से देवगिरी, द से दौलताबाद। जो फिर अपना जो मंगोलों से बचने के लिए, क्योंकि देखो अगर बात किया जाए, अगर यहाँ पे अगर राजधानी होता, यहाँ पे राजधानी होता, तो मंगोल जो आक्रमण है किधर से होता? मंगोल आक्रमण इधर से होता, तो यहाँ से लड़ाई करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता। इसीलिए अपनी राजधानी फिर ले जाकर दिल्ली रख दिया, जिसका नाम है क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। इसीलिए इसको पागल बोला जाता था, पागल, सन की स्वप्नशील राजा, यानी कि सोते सोते क्या करता था? सपना देखता था। रक्त पिपासु, प्रजाओं को पूरी तरीके से खून पीता था ये। अगर आगे बात किया जाए, इन्होंने दोआब क्षेत्र, अगर बात किया जाए दूसरा जो योजना क्या था? दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र में कर विधि असूला। दोआब क्षेत्र क्या बोला जाता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों का बीच का क्षेत्र। अगर बात किया जाए दोआब क्षेत्र, सेकंड जो योजना थी इसका दोआब क्षेत्र। अगर बात किया जाए कि इसकी सेकंड योजना थी दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र किसको बोलते हैं? दो नदियों के बीच को। ये मेरे बाबू टैक्स लेना चालू किया। क्या लिया? टैक्स। टैक्स का मतलब क्या होता है? कर। कब लिया? 1327 और 1328 में ये चालू कर दिया, जिसका नाम मेरे बाबू क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर लेना चालू किया और किसानों से लेना चालू किया। किसे? किसानों से टैक्स लेना चालू किया। इस समय जो दो नदियां इस समय प्रमुख थी, ये थी यमुना और गंगा। यमुना और गंगा। और इसी दोआब क्षेत्र में बहुत बढ़िया क्या हुआ था? कृषि होता था। बहुत बढ़िया क्या हुआ था? कृषि होता था। और उस समय का बात है कि 1326 1327 में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ने के बाद भी किसानों से इनके जो सैनिक है ये जबरदस्ती मेरे बाबू क्या किए? टैक्स वसूले। क्या किए? टैक्स वसूले। किन से? किसानों से। अब बताओ कि चलो ठीक है, अगर मान के चलो टैक्स लगा रहे हो तो मेरे बाबू फसल भी तो होना चाहिए। तो इन्होंने दोआब
क्षेत्र में कर को क्या करिए वृद्धि किया 1327-28 में। मान के चलो सही बात है, दोआब क्षेत्र उस समय दो नदियां प्रमुख थी, यमुना और गंगा। चलो ले रहे हो, बात सही है। तो मेरे बाबू कब तक लोगे, जब तक अनाज हो रहा है तब। और उसी समय अकाल पड़ गया था। कब अकाल पड़ गया था दोआब क्षेत्र में, तो उसी समय उनके जो राजा हैं, उनके जो प्रजा है, उनके सैनिक है, जबरदस्ती सैनिकों से टैक्स लिए। और टैक्स लिए तो उस समय जो जनता के प्रिय मोहम्मद बिन तुगलक था, वो अविश्वसनीय बन गया। यानी कि क्या हो गया, विरोधी बन गया। और विरोधी बनने के बाद पूरी जो लोग थे इनका विरोध करना चालू कर दिए। किसका, जिसका नाम मेरे बाबू मोहम्मद बिन तुगलक का। अब विरोध करने चालू कर दिया, क्योंकि किसानों को, कि मेरे बाबू उस समय अकाल पड़ा था, अकाल में तुम जाओगे टैक्स मांगोगे और जबरदस्ती टैक्स लोगे तो कोई ना कोई तुमको विरोध की करेगा। तो इनके जबरदस्ती विरोध करना चालू कर दिया गया। विरोध किया, पूरा विरोध किए जाने लगा। किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। और इसी विरोध को देखने के लिए, खुश करने के लिए किसानों के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक व्यवस्था अपनाई जिसे हम बोलते हैं दीवाने ए कोही। दीवाने ए कोही का मतलब होता है कृषि विभाग था। तो किसानों को खुश करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अलग नीति अपनाया, एक अलग संस्था का निर्माण किया जिसे बोलते हैं दीवाने ए कोही, यानी कि कृषि से संबंधित क्षेत्र था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दीवाने ए कोही का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किसके लिए किया था? तो कृषि के लिए। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है कि दीवाने ए कोही का मोहम्मद बिन तुगलक ने किसके लिए निर्माण किया था? तो कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए। और आगे चला जाए, इन्होंने अगला बात किया जाए, सब कर दिया जाए। चलो अगला इनका तीसरा योजना देखते हैं। चलो अगला अगर बात किया जाए तीसरा, इनके जो तीसरा योजना क्या थी, ये आगे चलते हैं। तीसरा योजना क्या था? तीसरा जो योजना थी, तीसरा योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये मेरे बाबू 1330 ईस्वी में। ये कब हुआ था? 1330 ईस्वी में। इनके टाइम में क्या हुआ था कि सोना और चांदी की कमी हो गई थी। इनके टाइम में क्या हुआ था मेरे बाबू? सोना और चांदी, यानी कि सोना और चांदी की क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। किनके समय में? जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में किए थे। और इनके समय क्या हुआ था कि सोना और चांदी की जो कमी हो गई थी, और इनके ही जगह पे तांबा और कांसा, सोना के जगह पे तांबा और कांसा का प्रचलन किया, जिसका नाम हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो प्रचलन है, ये मेरे बाबू किस देश के योगदान से किए थे? ईरान और चीन के व्यवस्था से किए थे। अगर समझ में, इसे कहां से किए थे? ईरान और चीन से, महत्वपूर्ण होकर, यानी कि क्या होकर, ईरान और चीन को देखकर ही चालू किए थे, जिनका नाम था, इसे हम टोकन मनी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? टोकन मनी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि टोकन मनी का शुरुआत कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक 1330 ईस्वी में। आंख बंद कर मार कर आना। क्वेश्चन पूछेगा कि टोकन मनी का शुरुआत कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक 1330 ईस्वी में। मेरे बाबू किस देश से होकर करता है? ईरान और चीन से देश से प्रभावित होकर करता है, जिसका नाम मेरे बाबू क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मनी का शुरुआत 1330 ईस्वी में किया था, ईरान और चीन से प्रभावित होकर। तो ये जो ईरान और चीन देख रहे हो, यहाँ पे पहले से ही टोकन मनी चल रहा था। तो ध्यान रखना कि इसके समय में सोना और चांदी की कमी हो गई थी, और इसी के लिए उसके जगह पर तांबा, सोना के जगह पर तांबा और चांदी के जगह पे कांसा का प्रचलन किया, जिसे हम टोकन मनी बोलते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा कि टोकन मनी का शुरुआत कब हुआ? 1330 में। कौन चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस देश से प्रभावित होकर? ईरान और चीन से। अगला चलते हैं। अगला इसका योजना है, चलो सब कर दिया जाए। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है समझ में? बताओ, जिसको भी समझ में आ रहा है बताओ सर कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है?
मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है? लाइक कमेंट बताओ कि सर हाँ मजा आ रहा है। बहुत लिखते चलना सब योजना। अगला जो योजना है ये खुरासान का अभियान किया। खुरासान बता रहे हैं कहां पे? चलो अगर बात किया जाए अगला व्यवस्था, खुरासान का अभियान। खुरासान का अभियान अगला जो है चौथा है खुरासान का अभियान। ये जो खुरासान का जो अभियान है 1336 1337 में किया था। 1337 में। ये खुरासान क्या है समझना, ये इंडिया है, ये इंडिया हो गया, इस पे यहाँ पे अफगानिस्तान है। इसी अफगानिस्तान में ये लिख देते हैं, अफगानिस्तान में ये जीतना चाहता था और जीतने के लिए पूरी तरीके से एक विशाल फौज खड़ा किया, यानी कि 3,70,000 एक फौज खड़ा कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस खुरासान अभियान के लिए मेरे बाबू 3,70,000 यानी कि 3,70,000 एक विशाल फौज खड़ा कर दिया यहाँ पे जीतने के लिए। और इन सब फौजों के एक साल के लिए, एक साल अग्रिम वेतन दे दिया। क्या दे दिया? अग्रिम वेतन दे दिया। देखो बात किया जाए मोहम्मद बिन तुगलक का, तो इन्होंने खुरासान का अभियान 1336 1337 ईस्वी में किया और अफगानिस्तान को जीतने वाले थे। और जीतने के लिए इन्होंने 3,70,000 सैनिकों को एक विशाल फौज खड़ा किया। और इस फौज को खड़ा करने के लिए उन सब सैनिकों को एक साल का पहले ही अग्रिम वेतन दे दिया, यानी कि आगे ही वेतन दे दिया। और ले जाकर जितना 1,00,000 सैनिक है, 3,70,000 सैनिक है, यहाँ पे धूप में खड़ा कर दिया। धूप में पूरी तरीके से यहाँ पे खड़ा कर दिया। और यहाँ से आदेश कर रहे थे सैनिक, जैसे ही दिल्ली से आदेश हो हम चढ़ाई कर देंगे अफगानिस्तान में। ये मामला चलता रहा, 6 महीना बीत गया। 6 महीना बीत गया तो कितना लोग बोलने लगे हमको धूप में खड़ा कराया है, बोलो जल्दी से हम निपटा कराएं। तो वो बोल रहे थे नहीं नहीं अभी जल्दी रुक दो, अभी जल्द नहीं, राजा जी क्या करेंगे, देंगे अटैक मारने के लिए। और सही धीरे 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 साल भर बीत गया। कम 9 साल भर बीता। तो साल भर बीतने से पहले ही ये मेरे बाबू क्या किया, जो मोहम्मद बिन तुगलक है यहाँ के राजा से क्या कर दिया, दोस्ती कर लिया। क्या कर लिया? दोस्ती कर लिया। ध्यान से सुना क्वेश्चन। यहाँ पे 3,70,000 फौज खड़ा कर दिया इस वाले एरिया में कि खुरासान का जो अभियान है हमको जीतना है अफगानिस्तान को। ये पूरी तरीके से धूप में सैनिक खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही आदेश मिले हम अटैक मार देंगे। कहां पे? अफगानिस्तान में। 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना कोई आदेश नहीं है, धूप में खड़े हैं एकदम पूरे धूप में। इतना दिन हो गया नहीं हुआ। जैसे ही साल भर हुआ, कब साल भर के बाद क्या किया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है जाकर यहाँ के राजा से क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया। कब दोस्ती कर लिया तो ये पूरी तरीके से ये जो जितना सैनिक थे ये पूरी तरीके से क्या हो गए, घुसा हो गए। 3,70,000 अब समझ लो, 3 लाख यानी कि मान लो कि 4 लाख सैनिक घुसा हो गए। अब मोहम्मद बिन तुगलक को समझ में आ गया था कि मेरे बाबू इसको, इस सैनिकों को अगर हम कहीं ना कहीं अगर नहीं भेजेंगे तो ये हमको मार डालेंगे। क्योंकि 4 लाख सैनिक अपने आप में बहुत काफी होते हैं, क्योंकि किसी को खड़ा करा कर और तुम उसी से दोस्ती कर लोगे तो दुश्मनी क्या बढ़ जाएगी। तो इन जो जितना 4 लाख सैनिक थे ये किसके करवट हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक को मारने लगे, क्योंकि हम इनको मार देंगे। तब इन्होंने एक योजना बनाया, बोला कि देखो यहाँ पे मेरे बाबू संगीन मामला था, हम नहीं लिए। अब एक का काम करो कि यहाँ से नेपाल पे आक्रमण मारना है। कहां पे मारना है? नेपाल पे आक्रमण मारना है। तुम लोग चलो नेपाल, नेपाल चलो, यहाँ पे डायरेक्ट धावा मारना है नेपाल पे, एकदम डायरेक्ट धावा मारना है नेपाल पर। आया समझ में? कौन बोला मेरे बाबू? ये बोला मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने नेपाल ले गया, नेपाल ले गया। और नेपाल में एक जगह है, नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है कराचील। कराचील का अभियान, कराचील का अभियान। और जो कराचील का अभियान है 1337 में किया। और किसके नेतृत्व में किया? मलिक खुसरो, मलिक खुसरो के नेतृत्व में किया। और कराचील जो अभियान है ये कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा ठंडा है, नेपाल में बहुत बड़ा ठंडा है, ये हिमालय का है। और सब सैनिकों को ले जाकर उसी में घुसा दिया जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। उसको पता था कि अगर ये जिंदा रहेंगे ना तो हमको मार डालेंगे, इसीलिए बुर्बक बनाकर यानी कि पागल बनाकर ले गया कराचील अभियान की नेपाल पर अटैक मारना है। और ले जाकर एक पूरी तरीके से गुफा में कराचील में घुसा दिया और उसमें सब
सैनिकों का मृत्यु हो गया और यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे मलिक खुसरो। माना जाता है कि केवल मेरे बाबू 3 सैनिक जिंदा वापस आए थे, नहीं तो सब क्या सैनिक चारों के 4 लाख मान के चलो पूरे सैनिक मर गए थे। इतना ठंडा है वहां पे, -18 कितना डिग्री, बहुत ज्यादा माइनस में यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। तो ध्यान रखना, कराची का भी ध्यान रखना। एक कब किए थे 1337 ईस्वी में, 1337 ईस्वी में। आगे चला जाए, इसके बाद इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में इब्ने बतूता, इसी के शासनकाल में इब्ने बतूता मोरक्को को रहने वाला था, ये भारत आया था। इब्ने बतूता, क्या नाम था? इब्ने बतूता। इब्ने बतूता इसी के शासनकाल में 1337 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। और इनका एक बुक माना जाता है, जिस बुक का नाम है रिहिल्ला। क्या बुक है? अरबी भाषा में जिसका नाम है रहेला चाहे रिहिल्ला। आगे चला जाए, अगर बात किया जाए इसका, पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद इब्ने बतूता बाद में देखेंगे। साफ कर दिया जाए, लिख लिए हो? चलो आगे चलते हैं। अब 1336 में, 1336 में क्या हुआ है? इन्हीं के शासनकाल में 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के कारण में एक वंश का निर्माण हुआ, जिस वंश का नाम था विजयनगर साम्राज्य। 1336 ईस्वी में एक वंश टूट गया, जिस वंश का नाम था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किए थे, 2 भाई किए थे, जिसका नाम था हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का। ये जो एरिया है कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? कर्नाटक के क्षेत्र में। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसी के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ 1336 ईस्वी में, जो तोड़ दिया गया। और उसके बाद इसी के शासनकाल में एक और वंश का स्थापना हुआ, जिसका मेरे बाबू नाम था बहमनी वंश। कौन था? हसन गंगू किए थे। कौन थे? बहमनी वंश। क्लियर? अगर बात किया जाए कि इसी के शासनकाल में 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में एक और स्थापना हुआ, जिस स्थापना का नाम था बहमनी वंश। बहमनी वंश। इस बहमनी वंश का जो स्थापना है किए थे अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमन शाह, जिसे हम हसन गंगू भी बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? हसन गंगू भी बोलते हैं। ये जो एरिया है महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है। किस एरिया में पड़ता है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो ध्यान रखना, 1347 ईस्वी में बहमनी वंश का जो संस्थापक किया अलाउद्दीन हसन गंगू किए। क्या किए? हसन गंगू। जो ये किस एरिया में पड़ता है? हसन गंगू किए बहमनी वंश का, जो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के एरिया में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के एरिया में। तो ध्यान रखना। क्लियर हो गया? आगे चला जाए। अगर आगे बात किया जाए कि इसी के शासनकाल में बहमनी वंश का स्थापना हुआ था। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा है मेरे को, अरे समझ में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। थैंक यू, जय हिंद।